हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमने हरियाणा करंट अफेयर की शुरुआत की थी और हमारी 2 क्लास हरियाणा करंट अफेयर की हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम हरियाणा के अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले हेली हब से। कहां से शुरुआत करेंगे? हेली हब से शुरुआत करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनमें कुछ बदलाव हुआ है या इनके द्वारा कुछ ना कुछ नया काम किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं हेली हब के साथ अपनी। देखिए, हेली हब की अगर आप बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हेली हब का निर्माण किया जाएगा। और इसी गुरुग्राम के बारे में मैंने आपको कई चीजें पहले भी बताई थी कि यहीं पे ही हुआ था मिस टीन डिवा 2021 का आयोजन जो हुआ था किंगडम ऑफ ड्रीम में। तो ये भी याद रखिएगा कि यही गुरुग्राम में ही पड़ता है आपका क्या, तो किंगडम ऑफ ड्रीम क्या पड़ता है? किंगडम ऑफ ड्रीम पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, करनाल के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दाहा गांव। क्या नाम है? दाहा गांव। और इसी दाहा गांव के अंदर अंतरराष्ट्रीय क्या बनाया जाएगा? क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाएगा। चलिए, क्रिकेट का नाम आया है तो दूसरी बातें और कवर करते हैं हम। तो आपको पता है कि क्रिकेट स्टेडियम जो कि हरियाणा के दाहा गांव में लगाया जाएगा। और ये दाहा गांव कहां का है? तो दाहा गांव है करनाल जिले का। और ये दाहा गांव में जो स्टेडियम लगाया जा रहा है ये 13 एकड़ में लगाया जाएगा। कितनी भूमि में? तो 13 एकड़ भूमि में लगाया जाएगा। और इसी क्रिकेट स्टेडियम को जो है इसमें कौन कौन से खेल होंगे? तो इसके अंदर आईसीसी और बीसीसीआई के क्या होंगे? गेम होंगे। जो कि 13 एकड़ में लगाया जा रहा है क्रिकेट स्टेडियम। और क्रिकेट का नाम आए तो याद रखिएगा कि क्रिकेट से संबंध रखने वाले हरियाणा के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक तो नाम सुना होगा आपने नवदीप सैनी का। किसका नाम सुना होगा आपने? तो आपने नाम सुना होगा नवदीप सैनी का। और दूसरा आपने नाम सुना होगा युजवेंद्र चहल का। युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो है ये हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते हैं। और नवदीप सिंह सैनी ये करनाल जिले से संबंध रखते हैं। क्या करते हैं ये? करनाल जिले से संबंध रखते हैं। और इसी नवदीप सिंह सैनी को क्या कहा जाता है? तो इसी को ही जाना जाता है करनाल एक्सप्रेस के नाम से। किस नाम से? तो इन्हें जाना जाता है करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोनों बातें याद रखिए कि नवदीप सैनी का संबंध कहां से? करनाल से। और युजवेंद्र चहल का संबंध कहां से है? तो जींद से है। कहां से है? जींद से इनका संबंध है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अंतरराज्यीय सीमा विवाद। देखिए क्या होता है अंतरराज्यीय? आपने सुना होगा एक तो होता है इंटरनेशनल, एक होता है इंटरस्टेट। तो ये है हमारा अंतरराज्यीय यानी इंटरस्टेट। 2 राज्यों के बीच में जब कोई भी विवाद पैदा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा विवाद। तो एक तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की और दूसरा हमारा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा अंतरराज्यीय सीमा विवाद। क्या याद रखोगे आप लोग कि अंतरराज्यीय सीमा विवाद किसके बीच में हुआ? तो अंतरराज्यीय सीमा विवाद चल रहा है वर्तमान में 2 राज्यों के बीच में, जिसमें एक तो है हरियाणा और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब इनके बीच में सर सीमा विवाद है क्या? तो ये सीमा विवाद ये है कि हरियाणा की भूमि, किसकी भूमि? हरियाणा की भूमि जो कि कौन सी है? मोरनी क्षेत्र की। कौन सी क्षेत्र की? मोरनी क्षेत्र की भूमि। और इसी मोरनी क्षेत्र की भूमि के ऊपर हिमाचल प्रदेश ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस पे क्या कर रखा है? अवैध कब्जा कर रखा है। और इसी कब्जे को छुड़ाने के लिए अब इनके बीच में अगली बैठक होने जा रही है। और वो बैठक जो होगी वो कहां पे होगी? तो वो होगी शिमला में। कहां पे होगी? शिमला में होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, बताइए अंतरराज्यीय सीमा विवाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को सुलझाने के लिए अगली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। और अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जिसका गठन किया गया है वो उसका नाम है क्या?
क्षेत्रीय सीमा कमेटी, क्षेत्रीय सीमा कमेटी का गठन किया गया। चलिए तो याद रखिएगा मोरनी क्षेत्र जो कि हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पंचकुला जिले में पड़ता है। और इसी मोरनी में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है जिसका नाम है करो की चोटी। क्या नाम है? करो की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। कितनी है? 1514 मीटर। ये बात मानती है HSC, लेकिन एक्चुअल में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1467 मीटर है। कितनी है? 1467 मीटर। चलिए सीमा विवाद का नाम आया है तो आप लोग याद रखिएगा सीमा विवाद से संबंध कि हरियाणा और पंजाब के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है वो चल रहा है SYL को लेकर, सतलुज यमुना लिंक को लेकर। आप लोग जानते हो कि सतलुज यमुना लिंक दो नदियों को आपस में एक नहर के द्वारा कनेक्ट करना था जिसका नाम था SYL नहर। और इसी SYL नहर की टोटल लंबाई है 212 किलोमीटर, जिसमें हरियाणा में है 91 किलोमीटर और पंजाब में है कितनी? 121 किलोमीटर, जिसमें हरियाणा अपने क्षेत्र की खुदाई कर चुका है, लेकिन पंजाब सरकार ने जो किसानों से जमीनें ली थी वो वापस लौटा दी है। और इसी कारण जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में SYL विवाद चल रहा है। तीसरा हमारा हरियाणा का विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। आप लोग जानते हो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है यमुना नहर के द्वारा। और यमुना नदी के द्वारा। और यमुना जो नदी है इसकी जो आकृति है वो कैसी? एक सर्पाकार नदी है। कैसी है? सर्पाकार, यानी सांप की तरह की बहती है। तो अब समस्या ये आती है कि जो नदी बहती है इसकी सीमा का कटाव होता है, और सीमा का कटाव होने के कारण अब ये पता नहीं चलता कि हरियाणा की भूमि कौन सी है और यूपी की भूमि कौन सी है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए जो है अभी हरियाणा सरकार के द्वारा क्या है कि हरियाणा और यूपी की सीमा के बीच में क्या लगाए जाएंगे? पिलर्स लगाए जाएंगे, खंभों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे सीमा का क्या होगा? निर्धारण होगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, दो अलग से विवाद, एक SYL वाला और हरियाणा और यूपी के साथ। चलिए हिमाचल प्रदेश का नाम आया तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के हरियाणा के साथ दो जिले लगते हैं। कितने जिले? दो जिले। और वो दो जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका सोलन जिला और दूसरा जो जिला है वो है सिरमौर जिला। कौन सा है? सोलन जिला और सिरमौर जिला। और हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो वो 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से? पंचकुला लगता है, अंबाला लगता है और यमुनानगर लगता है। कौन सा? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये तीनों के तीनों किसके साथ लगते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आपको बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फीड द ग्रोइंग इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा प्रोजेक्ट। देखिए एक बाजरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या रखा गया कि फीड द ग्रोइंग इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा प्रोजेक्ट। तो इस बाजरा प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया गया है, किसका? बाजरा प्रोजेक्ट का। और इसी बाजरा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और आप लोग जानते हो हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 2009 में पाली गांव महेंद्रगढ़ में हुई थी। कहां हुई थी? तो महेंद्रगढ़ का ही एक गांव जिसका नाम क्या है? पाली गांव। और इसी पाली गांव में 2009 में हरियाणा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? तो वो है टंकेश्वर कुमार। इसके वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? तो वो है टंकेश्वर कुमार। कौन है? टंकेश्वर कुमार। और याद रखिएगा हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक और क्वेश्चन बनेगा आपका, आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा जो है मास्टर डिग्री क्लाइमेट पे करवाने का क्या किया गया? कोर्स लॉन्च किया गया। तो यही यूनिवर्सिटी जो है वो किस पर? तो वो क्लाइमेट रिसर्च पर। किस पर? क्लाइमेट रिसर्च पर क्या करवाएगी? तो वो करवाएगी मास्टर डिग्री। और ऐसा करने वाली ये हरियाणा की क्या है? फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, प्रथम यूनिवर्सिटी है या प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए इतनी सी बातें इसके बारे में याद रखिएगा। और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो पाली गांव में। और पाली गांव कहाँ का है? तो पाली गांव है आपका महेंद्रगढ़ का। कहाँ का है? महेंद्रगढ़ का गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है वेस्ट टू आर्ट पार्क।
वेस्ट टू आर्ट पार्क, यानी वेस्ट क्या होता है, बचा हुआ, और पार्क देखिए जो भी सामान बच जाता है और उसी सामान का प्रयोग करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है घरों में, उसी का प्रयोग आर्ट में किया जाएगा और इसका प्रयोग करके एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। और इसी पार्क का निर्माण जो किया जाएगा ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुरुग्राम जिले में। कहाँ पे, गुरुग्राम में। तो याद रखिएगा वेस्ट टू आर्ट पार्क का उद्घाटन या निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कहाँ पे हुआ है, गुरुग्राम जिले में। फटाफट इस बात का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा उनिंदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट योजना। चलिए देखिए उनिंदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पानी, देखिए महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ने वाले उनिंदा, क्या, तो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है आपका उनिंदा, और इसी उनिंदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है ये किसमें छोड़ा जाएगा, तो ये पानी छोड़ा जाएगा आपका कृष्णावती नदी में। किसमें छोड़ा जाएगा, कृष्णावती नदी। एक मिनट, चलिए देखिए महेंद्रगढ़ के अंदर है आपका ये प्लांट और इसी का पानी छोड़ा जाएगा कृष्णावती नदी में। किसने, कौन सी नदी में, कृष्णावती नदी में पानी छोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए महेंद्रगढ़ के उनिंदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी किस नदी में छोड़ा गया है, तो वो कृष्णावती नदी में छोड़ा गया है। और याद रखिएगा कृष्णावती जो नदी है ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। किसकी है, तो ये दक्षिण हरियाणा की एक नदी है। इसी को ही आप लोग जानते हो कसोती नदी के नाम से। इस नाम से, तो इसी का ही दूसरा नाम है कसोती नदी। और ये कसोती जो नदी है आपकी ये सहायक नदी है किसकी, तो ये सहायक नदी है साइबी नदी की। कौन सी की है, तो ये साइबी की सहायक नदी है। कृष्णावती नदी जो है इसका जो उद्गम होता है ये होता है नीम का थाना, सीकर जिला, राजस्थान। नीम का थाना, सीकर जिला, राजस्थान से इसका क्या होता है, तो इसका उद्गम होता है। और ये नीम का थाना राजस्थान के होती हुई हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ जिले से होती हुई ये कहां पे जाती है, तो ये छुच्छकवास, और छुच्छकवास से होती हुई कहां पर जाएगी, तो सर ये छुच्छकवास से होती हुई रेवाड़ी में, और रेवाड़ी से होती हुई आगे जाकर साइबी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा इसका जो पानी है वो किसमें छोड़ा जाएगा, तो वो कृष्णावती नदी में छोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि घन जीवामृत जैविक उर्वरक। देखिए जी एक जैविक उर्वरक बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है घन जीवामृत। क्या नाम रखा गया है, घन जीवामृत रखा गया है। और ये जो जैविक उर्वरक है इसका जो निर्माण किया गया वो किया गया NDRI के द्वारा। किसने किया, NDRI। NDRI के बारे में आप लोग जानते हो, इसका नाम क्या होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आप लोग जानते हो इसी NDRI की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में कहां पर हुई थी, बेंगलोर में हुई थी। कहां पर हुई थी, बेंगलोर में। बाद में इसे 1955 में, कब, 1955 में इसका स्थानांतरण किया गया। क्या किया गया, इसका स्थानांतरण किया गया, इसे ट्रांसफर किया गया और इसे स्थानांतरण करके हरियाणा के करनाल जिले में लाया गया। कहां पे लाया गया, तो इसे करनाल जिले में लाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए NDRI क्या है, तो आप कहोगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कहां पे हुई पहली बार, तो 1923 में बंगलोर में हुई। बाद में इसे करनाल में कब लाया गया, तो 1955 में लाया गया। NDRI जो है इसे 1989 में किसका दर्जा दिया गया, तो हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किसका, तो हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे कब दिया गया, तो वो दिया गया इसे 1989 में। कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1989 में। इसी के साथ साथ याद रखिएगा आप लोग कि भारत में जो पहला IVF तैयार किया गया था, क्या,
आईवीएफ या कृत्रिम भैंस जो तैयार की गई थी वो किसने तैयार की थी? तो वो भी एनडीआरआई ने ही तैयार की थी। किसने तैयार की थी? एनडीआरआई ने। आईवीएफ इंट्रा आईवीएफ, चलिए आईवीएफ के बारे में आप लोग जानते हो क्या? फर्टिलिटी। तो आईवीएफ जो है आपका ये कृत्रिम भैंस बनाने वाला भी था एनडीआरआई, और इसी का ही पुराना नाम था नेशनल डेयरी इंपीरियल रिसर्च सेंटर। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि दूसरा जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। देखिए जी, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो होती है इसका काम क्या होता है? ये वायरस के बारे में जांच करती है। किसके बारे में जांच करेगी? वायरस के बारे में जांच करेगी। और याद रखिएगा कि वायरस की जब जांच करती है तो ये दूसरी लगाई गई है, और दूसरी जो लगाई गई है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में लगाई गई है। कहां पे लगाई गई है? पंचकुला जिले में। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहां पे थी? तो पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, तो पहली जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब थी ये लगाई गई थी रोहतक में। कहां पे लगाई गई थी? रोहतक में। दूसरी कहां पे लगाई गई है? दूसरी लगाई गई है पंचकुला में। तो हरियाणा में मात्र दो ही सीक्वेंसिंग लैब है जो लगाई गई है, रोहतक और पंचकुला में। इसमें से जो एक लैब है वो कितने टेस्ट करती है एक दिन में? तो 50,000 सैंपल का क्या होता है इसमें? रिपोर्ट होती है इस चीज की, वायरस की। चलिए इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी कोरोना वायरस के चलते, जिसके अंदर प्रतिदिन रोहतक की लैब के अंदर 50,000 सैंपल का क्या होता था? चेक होता था। और इसी प्रकार अब पंचकुला में भी लगा दी गई, तो वहां पर भी कितने होंगे? 50,000। और ये किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, जिसे आप लोग हरियाणा के ये क्या है? होम मिनिस्टर ही तो है, अनिल विज। चलिए याद रखिएगा अनिल विज के बारे में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि हरियाणा का दूसरा बायो प्लांट। देखिए जी, हरियाणा के अंदर दो ही बायो प्लांट है। पहला तो है वो नया गांव हिसार में लगाया गया, और दूसरा जो है ये लगाया गया है सुल्लर गांव में। कहां पे लगाया गया? तो ये लगाया गया सुल्लर गांव। और सुल्लर गांव कहां का है सर? तो सुल्लर गांव है अंबाड़ा का। ये सुल्लर गांव अंबाड़ा में लगाया गया। चलिए जी, तो याद रखिएगा हरियाणा का दूसरा बायो प्लांट अगर ये है तो पहला बायो प्लांट कौन सा था? तो पहला बायो प्लांट जो था ये लगाया गया था नया गांव हिसार में। कहां पे लगाया गया? तो ये लगाया गया था नया गांव हिसार में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा पायलट प्रोजेक्ट। और पायलट प्रोजेक्ट यूएचबीवी जहां पे लिखा हुआ है। चलिए करते हैं हम इसी के बारे में बात। चलिए बहुत जल्द ही हमारी जो क्लासें हैं वो लाइव हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो परिवार है एजुकेशन बोर्ड का वो बढ़ते हुए जा रहा है। और जैसे ही हमारे परिवार में फैमिली मेंबर्स की संख्या 1000 हो जाएगी, तो 1000 होते ही हम जो है लाइव क्लासें रखा करेंगे, जिसके अंदर आपको लाइव ही थ्योरी पढ़ाई जाएगी और लाइव ही हम क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है हमारा कि आप अपने दोस्तों से चैनल को जरूर शेयर करें और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे हमारे फैमिली मेंबर कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। तो 1000 होते ही हमारी क्लासें क्या है? लाइव हो जाएंगी। तो इसे आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आप बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा पायलट प्रोजेक्ट यूएचबीवीएन। देखिए जी, आप बात करते हैं सबसे पहले तो पायलट प्रोजेक्ट यूएचबीवीएन ने किया क्या है? तो इसी यूएचबीवीएन ने इस बार क्या है? तो पेपरलेस बिजली बिल देने का वादा किया है। क्या कहेगा ये? पेपरलेस बिजली बिल दिया जाएगा इस बार। और इसी की जो शुरुआत है ये कहां से हुई? तो ये हुई थी करनाल से। कहां से हुई थी? करनाल से। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए पेपरलेस बिजली बिल किस विभाग ने दिया? तो बिजली विभाग के यूएचबीवीएन ने दिया। अब हम बात करते हैं यूएचबीवीएन है क्या? तो आप लोग जानते हो, आपने नाम सुना होगा
HVPNL। देखिए HVPNL जो है इसका नाम होता है हरियाणा विद्युत प्रसारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। देखिए प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, तो इसका काम क्या है, इसका काम है बिजली को क्या करना, फैलाना। फैलाने का मतलब क्या होगा, मतलब गांव गांव में घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है HVPNL। और इसी HVPNL को दो भागों में आगे बांट दिया गया, जिसके अंदर आपका एक बना UHBVN और एक बना DHBVN। अब UHBVN जो है ये है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। और DHBVN क्या है, तो ये है सर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और आपसे पूछा जाएगा, बताइए UHBVN जो है इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत 11 जिले आते हैं। क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत 11 जिले। और इसी का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में। और DHBVN का हेडक्वार्टर कहां पे है, हिसार में। और इसी के अंतर्गत कितने जिले आएंगे, तो 11 जिले। हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, जिसमें से 11 UHBVN को दिए गए और 11 जिले ही दिए गए DHBVN को। और इसी UHBVN के दो ऑपरेशनल जोन बनाए गए। क्या बनाए गए, तो इसके दो ऑपरेशनल जोन, जहां से सारा का सारा काम क्या होता है, कवर होता है। तो इसी के दो ऑपरेशनल जोन कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा दो ऑपरेशनल जोन के बारे में। पहला तो है पंचकुला, कौन सा है, पंचकुला। और दूसरा कौन सा बनाया गया, वो बनाया गया रोहतक। कौन सा बनाया गया, रोहतक। तो ये दो इसके क्या बनाए गए, ऑपरेशनल जोन बनाए गए। अगले पॉइंट की तरफ आप बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है कि थर्मल स्कैनिंग प्रक्रिया। कौन सा है, थर्मल स्कैनिंग प्रक्रिया। अब देखिए आप लोग जब भी किसी मॉल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, तो आपको पता है कि आपके माथे में एक मशीन लगाकर, या आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो वह मशीन लगाकर क्या करता है, आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। और यही काम अब पशुओं के लिए भी शुरू किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा थर्मल स्कैनिंग प्रक्रिया ये किसके लिए थी, तो ये अब पशुओं के लिए भी शुरू की गई। किसके लिए की गई, तो ये पशुओं के लिए भी। और ये काम किसने किया, तो ये काम किया है CIRP ने। किसने किया है, CIRP। CIRP मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च और बफेलोज। देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जिसे आप लोग बोलते हो, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च और बफेलोज के नाम से जिसे जानते हो, जिसकी स्थापना कब हुई थी, सर इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985 को। 1 फरवरी 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये हरियाणा के हिसार जिले में लगाया गया। कहां पे लगाया गया, हिसार जिले में। और ये आपसे पूछा जाएगा किस नेशनल हाईवे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका NH9। जब आप लोग हिसार से निकलते हो बाहर की साइड NH9 पे सिरसा की तरफ बढ़ते हो, तो आपने देखा होगा वहीं पे ही लगा है CIRP का बोर्ड, यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। और इसी ने ही पशुओं के लिए किस चीज की शुरुआत की, तो थर्मल स्कैनिंग प्रक्रिया की शुरुआत की। चलिए अगला पॉइंट है कि एपिक ने यस बैंक के साथ क्या किया है, स्टार्टअप किया है। तो यहाँ पे एपिक क्या है, आपसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एपिक ने जो है ये किस बैंक के साथ क्या किया, स्टार्टअप किया है, तो यस बैंक। अब सर यहाँ पे एपिक क्या है, तो एपिक है एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। एपिक क्या है, तो एपिक है एग्री बिजनेस, एपिक की फुल फॉर्म याद रखें, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए एपिक जो है इसी की स्थापना की गई है CCS HCU में। कहां पे स्थापना की गई है, CCS HCU में इसकी स्थापना की गई थी 2019 में।
और इसी एपिक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ने जो कि सीसीएस एचयू में 2019 में लगाया गया था, इसी के द्वारा क्या किया गया, तो सर इसने यस बैंक के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा, अब यस बैंक का भी नाम आया है तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए यस बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2004 में। और